बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी में हमने इसके 5 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए और इसका यूनिट नंबर 6 जो कि लास्ट यूनिट है वो हमने स्टार्ट लिया था। उसमें जो लेक्चर 1 हाइपर सेंसिटिविटी थी वो हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिए थे। उनका लिंक और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये इसी यूनिट 6 जो है इसके लेक्चर 2 HIV और एड्स पे है। स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम HIV और एड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस क्या होती है और एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम क्या होता है, इनका हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है कि आप लोग इस लेक्चर के बाद इस एबल होंगे कि एड्स को डिफ़ाइन कर पाएंगे, इसके स्टेजेस आप लोगों को पता होंगी, इसके काजेज़ आप लोग डिस्कस करेंगे, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी और इसकी मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो आप डिस्कस करेंगे। HIV, human immunodeficiency virus, a specific type of virus, a retrovirus. HIV invade the helper T cell to replicate itself, no cure. अब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस जो है इसे हम HIV वायरस कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस होता है। रेट्रो वायरस की एक फैमिली होती है, उसका मेंबर है। HIV जो है हमारे जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं उनमें इन्वेड कर जाता है और ख़ुद को रेप्लिकेट कर लेता है। उनमें जब इन्वेजन कर लेता है उसके बाद ख़ुद को रेप्लिकेट कर लेता है और बॉडी में फैल जाता है। अब स्टूडेंट्स, हेल्पर टी सेल्स क्या है? जो हमारे इम्यून सिस्टम के टी सेल्स है उसके 4 टाइप्स होते हैं। एक को हम हेल्पर टी सेल्स कहते हैं, दूसरे को हम साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं, तीसरे को हम टी मेमोरी सेल कहते हैं और चौथे को हम टी सप्रेसर सेल कहते हैं। तो ये जो भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन एजेंट इंसर्ट कर जाता है, बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है, इन्वेड कर लेता है, तो फिर ये जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं ये उस पर अटैक कर लेते हैं। टी हेल्पर सेल उसकी हेल्प करते हैं और टी जो मेमोरी सेल होते हैं वो इसको मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। जब दोबारा कहीं आ जाए तो इसको पकड़ के अच्छे से इसका हिसाब लेंगे इसलिए। और जो टी सप्रेसर सेल होते हैं वो जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है तो फिर इम्यून सिस्टम के ये जो सेल्स होते हैं इनको सप्रेस कर लेती है कि अपने सेल्स पे अटैक ना करे, अब ये इन्फेक्शन ख़त्म हो गया है। तो ये हमारे जो टी सेल्स और उनके टाइप्स के फंक्शंस थे आप लोगों को बता दिया। अब ये HIV वायरस क्या करती है? ये आके जो हेल्पर टी सेल्स होती है उनके अंदर इन्वेड करके ख़ुद को रेप्लिकेट कर देती है। नो क्योर, इसकी कोई क्योर नहीं होती ये लिखा है, लेकिन हमने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा और इसमें भी आगे जाके पढ़ेंगे कि इसके लिए ड्रग्स वगैरह मौजूद होती है, इसकी क्योर हो सकती है, इसका इलाज पॉसिबल है। लेकिन अगर ये जो है एडवांस स्टेज तक ना पहुंचा हो, इसका अर्ली स्टेज अगर हो तो अर्ली स्टेज में इसकी क्योर हो सकती है, लेकिन अगर ये एडवांस स्टेज को पहुंच गई, एड्स डेवलप हो गई, तो फिर इसकी क्योर नहीं हो पाती। अच्छा स्टूडेंट्स, तो लिखा है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का बता रहा है। HIV इज़ द वायरस दैट काज एड्स डिजीज़, लिमिट द बॉडीज़ एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन। ए पर्सन विद एड्स हैज़ ए वेरी वीक इम्यून सिस्टम, नो क्योर। अब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ये क्या है? ये एक कंडीशन है जो कि HIV वायरस काज करती है और ये हमारे बॉडी की जो एबिलिटी होती है कि हम इन्फेक्शन को फ़ाइट करते हैं, उस एबिलिटी को जो है ये लिमिट करती है। ऐसी डिज़ीज़ है, यानी इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंट कर देती है। और जो पर्सन जिसको एड हो तो वो जो है वो उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है और इसकी फिर क्योर पॉसिबल जो है वो नहीं होती। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम
इसको नेम दिया गया है, इसमें एक्वायर्ड है, ये किस बेस पे है? इट्स ए कंडीशन वन मस्ट एक्वायर आर गेट इन्फेक्टेड विद नॉट समथिंग ट्रांसमिटेड थ्रू द जीन। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि मस्टली एक्वायर होती है लाइफ में, ये बंदा इससे इन्फेक्टेड हो जाता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जीन में जो है ट्रांसमिट हो, इसलिए इसको एक्वायर्ड नाम दिया गया है। इम्यून इसलिए दिया गया है क्योंकि इट अफेक्ट द बॉडी इम्यून सिस्टम, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच यूजुअली वर्क टू फाइट ऑफ जर्म्स सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। ये हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है जो कि जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उनसे हमारी हिफाजत करती है, उस इम्यून सिस्टम को उस पे इसका एक्शन होता है, तो इसलिए एक्वायर्ड इम्यून। और फिर डिफिशिएंसी, इट मेक द इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट, ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंट करता है, इसलिए डिफिशिएंसी दिया गया है, इसके नाम पे मौजूद है। और सिंड्रोम, समवन विद एड मे एक्सपीरियंस ए वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट डिजीजेज एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिजीज़ को हम सिंड्रोम कहते हैं। तो वो पर्सन जिसको एड्स हो तो उसको वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट डिजीज़ होती है और उसको बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, इस वजह से इसको सिंड्रोम का नाम दिया गया है। तो आप लोगों को अभी पता चल गया स्टूडेंट्स कि इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम क्यों कहा जाता है। इंसिडेंस ऑफ एड्स, अब इसकी इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंस आप लोगों को पता है कि जो न्यू केसेस होते हैं कि कितने न्यू केसेस जो है वो इससे डेवलप होते हैं एड्स के, उसका हम पढ़ेंगे। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन हैज़ नाउ स्प्रेड टू एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलियन पीपल आर करेंटली लिविंग विद HIV इन्फेक्शन एंड एन एस्टिमेटेड 25 मिलियन हैव बीन डाइड फ्रॉम दिस डिजीज़। HIV जो इन्फेक्शन है ये अभी पूरे जो है वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ में स्प्रेड हो गई है, सारे मुल्क में, सारे ममालिक में स्प्रेड हो गई है। अबाउट अगर अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा लगाया जाए तो 40 मिलियन पीपल जो है अभी करेंटली पूरे वर्ल्ड में 40 मिलियन पीपल है जो कि HIV के साथ वो रह रहे हैं। और ये भी एस्टिमेट हुआ है कि 25 मिलियन लोग जो है वो HIV की वजह से डेथ उनकी हो चुकी है। इन यूनाइटेड स्टेट अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन पीपल आर करेंटली अफेक्टेड। जो यूनाइटेड स्टेट है उसमें अंदाज़तन 1 मिलियन पीपल लोग जो है वो करेंटली इन्फेक्टेड है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ दिस न्यू सिंड्रोम came in 1981 in homosexual drug addict males. They had two things in common: pneumocystic pneumonia and Kaposi sarcoma. Both these are markers of collapsed immune system. The affected patient appear to have lost their immune competence. बता रहा है कि जो इसकी फ़र्स्ट इंडिकेशन थी, फर्स्टली HIV की जो केस थी वो कब आइडेंटिफाइड हुई थी? वो 1981 को जो होमोसेक्सुअल ड्रग एडिक्ट मेल्स है स्टूडेंट्स। होमोसेक्सुअल उन पीपल्स को कहते हैं हुज आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू वंस ओन सेक्स। तो ऐसे पीपल्स को हम होमोसेक्सुअल पीपल्स कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये 1981 में होमोसेक्सुअल ड्रग एडिक्ट मेल्स जो थे उनमें पाया गया था। उनमें 2 थिंग्स जो थी वो कॉमन थी उन सब में कि उनको नीमोसिस्टिक निमोनिया था और केपोसी सरकोमा था। ये जो नीमोसिस्टिक निमोनिया है ये एक फंगल इन्फेक्शन होती है स्टूडेंट्स लंग्स की, कि जिसमें फंगस जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक हो जाते हैं और नीमोसिस्टिक निमोनिया काज कर देते हैं। और केपोसी सरकोमा ये एक कैंसर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन की, जो कि GI ट्रैक के ओरल कैविटी से लेके एनस तक जो जितना भी GI ट्रैक में म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें कैंसर हो जाती है। और बॉडी के ऊपर इसके कुछ मेन इसके फीचर्स इस तरह होते हैं कि पर्पल कलर के जो निशानात है, यानी पर्पल कलर के स्कार टाइप जो है वो पूरे बॉडी में नज़र आते हैं। इसको हम केपोसी सरकोमा कहते हैं थे। ये एक डॉक्टर थे केपोसीज उसका नाम था, उसने अपने नाम से जोड़ के ये इसका नाम केपोसी सरकोमा रखा है, जिसने फर्स्ट टाइम इसको आइडेंटिफाई किया। अब ये जो 2 डिज़ीज़ है नीमोसिस्टिक निमोनिया और केपोसी सरकोमा, ये दोनों जो है कोलेप्स इम्यून सिस्टम के मार्कर्स है। मतलब जिनकी इम्यून सिस्टम कोलेप्स हो जाती है उनको ये 2 डिजीज़ जो है वो हो जाते हैं। अब जो इफ़ेक्टेड पर्सन थे वो उनका पता चल गया कि इनको अगर केपोसी सरकोमा और नीमोसिस्टिक निमोनिया है तो मतलब ये है कि इनका जो इम्यून कॉम्पिटेंस है, इम्यून सिस्टम की जो काबिलियत है वो ख़त्म हो गई है, वो इन्होंने लॉस्ट किया है।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब स्टेजेस ऑफ HIV। स्टेजेस कौन कौन सी है HIV की? सबसे पहला है स्टेज 1, प्राइमरी स्टेज। Primary stage, short flu-like illness occur 1 to 6 weeks after infection, no symptoms at all. Infected person can infect other people. अब ये कुछ short flu-like illness हो जाती है after 6 weeks। ये इन्फेक्शन होने के बाद, इन्फेक्शन बॉडी के अंदर HIV की जो है इंटर होने के बाद, इन्वेट कर जाने के 6 वीक बाद जो है कुछ फ्लू-लाइक इलनेस हो जाती है। वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, उसके अलावा कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। अब ये इन्फेक्टेड पर्सन जो है, इन्फेक्टेड तो है, ये दूसरे पीपल को इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरे पीपल जिनकी इसके साथ कंटेक्ट होगी और क्लोज कंटेक्ट होगी तो उसके साथ ये उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन ख़ुद जो है कैरियर है, सिम्टम्स शो नहीं होते प्राइमरी स्टेज में। सेकेंड स्टेज इसका एसिम्टोमेटिक स्टेज कहलाता है। लास्ट फॉर एन एवरेज ऑफ 10 ईयर्स। ये एन एवरेज ऑफ 10 ईयर्स के लिए होता है, इतनी मुद्दत के लिए हो सकती है। दिस स्टेज इज़ फ्री फ्रॉम सिम्टम्स, देयर मे बी स्वॉलन ग्लैंड्स। इस स्टेज जो है इसमें कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते, कोई भी सिम्टम्स एट ऑल नहीं होती, लेकिन जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्वॉलो होते हैं। कभी कभार जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी स्वॉलन होते हैं। द लेवल ऑफ HIV इन द ब्लड ड्रॉप्स टू वेरी लो लेवल। और जो HIV की लेवल है ब्लड में वो वेरी लो लेवल में होता है। लेकिन अगर HIV एंटीबॉडीज़ के लिए टेस्ट किया जाए तो इस टाइम HIV एंटीबॉडीज़ जो है वो ब्लड में डिटेक्टेबल हो सकते हैं, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ सिम्टम्स नहीं होते तो कोई बंदा हॉस्पिटल नहीं जाता। जब हॉस्पिटल नहीं जाता तो वो कैसे अपने लिए जो है ये HIV एंटीबॉडीज़ की टेस्ट कराएगा? इस वजह से इसके सिम्टम्स नहीं होते। ये सिम्टम लेस एक डिज़ीज़ होता है कि ये इम्यून सिस्टम का जो लास्ट ख़ात्मा कर देता है, इम्यून सिस्टम का सारा बेड़ा गर्क जब कर देता है तब सिम्टम्स शो करता है, तब तक सिम्टम्स शो नहीं होती। इसी वजह से इसकी जो क्योर है वो पॉसिबल नहीं होती। अब स्टेज 3 है सिम्टोमेटिक स्टेज, जिसे हम कहते हैं द सिम्टम्स आर माइल्ड, द इम्यून सिस्टम डिटेरिएट्स। अब सिम्टम्स यहाँ पे भी माइल्ड होते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम जो है वो डिटेरिएट हो चुका होता है, ख़राब हो चुका होता है। एमरजेंसी ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड कैंसर। अब इस पेशेंट को यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम डिटेरिएट हुआ है, इस वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इसको हो जाते हैं जल्दी जल्दी, और कैंसर जो है वो डिवेलप होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स। अब स्टेज 4 स्टूडेंट इसका जो है, ये स्टेज 4 द इम्यून सिस्टम इसमें बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। द इलनेस बिकम मोर सीवियर लीडिंग टू एन एड डायग्नोसिस। इसकी जो इलनेस होती है वो मोर सीवियर होती है, तो फिर जाके इसका जो एड्स है वो डायग्नोस हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स के पोस्टी सरकोमा के जो निशानात मैं आप लोगों को बता रही थी कि पर्पल कलर के दाग होते हैं, निशान होते हैं जो कि पूरे बॉडी में होते हैं, तो ये के पोस्टी सरकोमा के वो निशानात हैं। मूड्स ऑफ HIV और एड्स ट्रांसमिशन। अब कौन से ऐसे मूड्स हैं जिनकी वजह से HIV जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है? द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV आर अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर। अगर इन पार्टनर जो है वो इन्फेक्टेड है तो अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाए तो उसकी वजह से जो है अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल कंटेक्ट होती है उसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा फैल जाती है। शेयरिंग नीडल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन से अगर नीडल्स जो है वो शेयर किया जाए तो इसकी वजह से इसके थ्रू फैल सकती है। ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड एट रिस्क फैक्टर फॉर HIV ट्रांसमिशन। और इसके अलावा कुछ अदर भी रिस्क फैक्टर्स जो है HIV के ट्रांसमिशन के लिए, ये जो 2 है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटेक्ट और शेयर नीडल विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये बहुत ही कॉमन है, कॉमन मेथड्स है, ये आपने याद रखनी है, MCQs बन सकती है इनसे। और जो रिस्क है फैक्टर है वो ये भी है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सही तरीके से अगर वो जो है मॉनिटर तो वो ब्लड नहीं है उसमें, ब्लड की जो है सही तरीके से उसकी जो
ब्लड डोनर से लेते वक्त उसके सही तरीके से ये HIV वगैरह हेपेटाइटिस वगैरह के लिए अगर उसकी सही तरीके से टेस्ट नहीं हुए थे तो इसके थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकती है। और जो लैक्टेशन होती है यानी मदर जो है अपने बेबी को जो है ये इन्फेक्शन जो है मदर से बेबी को ट्रांसमिट हो सकती है, फीटस को यूट्रस में भी हो सकती है और जो है ये लैक्टेशन के टाइम भी हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है? T cells have receptor site called CD4 receptor to which the HIV attach। ये जो T helper cells होती है इनमें रिसेप्टर साइट होता है जिसे हम CD4 रिसेप्टर्स कहते हैं, जिनमें आके HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस अटैच हो जाती है। द प्रोटीएस एंजाइम इन द T cell is essential for the HIV virus to become mature and infectious। अब T cells के अंदर जो प्रोटीएस एंजाइम है वो एसेंशियल होता है HIV वायरस के लिए, वो उसके थ्रू ये मैच्योर भी हो जाता है और इन्फेक्शियस भी हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ टी सेल बाय वायरस लीड टू इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन। अब ये टी सेल जो है मैच्योर होके इन्फेक्शियस होके हमारे जो HIV वायरस है ये मैच्योर होके इन्फेक्शियस होके हमारे जो टी सेल्स है इम्यून सिस्टम के उनको डिस्ट्रक्ट कर देता है, उनका डिस्ट्रक्शन करता है। जब उनका डिस्ट्रक्शन करता है तो फिर जाके इम्यून सिस्टम जो है वो डिसफंक्शन हो जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिसेप्टर है CD4 रिसेप्टर है इस पे HIV जो है आके इसके साथ अटैच हो जाती है। जब अटैच हो जाती है तो ये जो CD4 सेल्स है इसके अंदर इन्वेट कर जाती है। इन्वेट करने के बाद इसको डिसरप्ट करके एक न्यू स्ट्रैंड जो है वो निकल जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये स्टेजेस आप लोगों को दिखाए गए हैं कि प्राइमरी स्टेज में क्या होता है। सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेज होती है उसमें एक वायरस जो है वो CD4 सेल्स पे रिसेप्टर्स के साथ अटैच होके इंटर हो जाता है बॉडी में। जब बॉडी में इंटर हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, जो लिम्फ नोड्स होती है वो उससे इन्फेक्टेड होते हैं, सारे लिम्फ नोड्स इन्फेक्टेड होते हैं। इस्टेब्लिश ऑफ इन्फेक्शन इन लिम्फोइड टिश्यू, जो जितने भी लिम्फोइड टिश्यू है सबसे पहले उसमें इसकी इन्फेक्शन जो है वो फैल जाती है। उसके बाद मेसिव वायरीमिया, वाइड डिसमिनेशन ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन। मेसिवली यानी एक बड़े पैमाने पे वायरीमिया हो जाता है, वायरस पूरे ब्लड में फैल जाता है। जब फैल जाता है तो जितने भी लिम्फोइड ऑर्गन है उन तक चला जाता है, उन तक डिसमिनेट यानी फैलाव इसकी हो जाती है। इसके बाद HIV इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। जब HIV इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है तो ट्रिपिंग ऑफ वायरस एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रोनिक परसिस्टेंट इन्फेक्शन, तो सारे जो T सेल्स है उनमें ये ट्रैप हो जाती है वायरस। जब ट्रैप हो जाती है तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन जो है क्रोनिक इन्फेक्शन वो इस्टेब्लिश हो जाती है। अब इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है क्योंकि साइटोकाइंस आते हैं और HIV एनवेलप वायरस जब इन्वेट कर जाती है तो एबेरेंट सेल सिग्नलिंग, यानी एबेरेंट सेल उस सेल को कहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जो एक्सपोज हो जाता है इन्फेक्शन वगैरह को, तो उसको हम एबेरेंट सेल कहते हैं। अब ये एबेरेंट सेल जो है ये भी मीडिएट करता है इम्यून सिस्टम को, एक्टिव करता है, साइटोकाइन एक्टिव करते हैं, HIV इंटर होता है तो इसकी वजह से एक्टिव हो जाती है। जब एक्टिव हो जाती है तो फिर ये जो रिपीट CD4 T सेल्स है ये यानी इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाती है तो CD4 सेल्स जो है वो रिपीटली जो है रेप्लिकेट होते हैं। जब रिपीटली ये रेप्लिकेट होते हैं तो इनमें अभी HIV जो है वो इंसर्ट हो चुकी होती है, इसमें इन्वेट की होती है, तो फिर उस HIV की जो रेप्लिकेशन है वो एक्सेलरेट हो जाती है। जब उसकी रेप्लिकेशन एक्सेलरेट हो जाती है तब वो जो T सेल्स है इनकी डिस्ट्रक्शन काज करता है। जब T सेल्स की डिस्ट्रक्शन काज करता है तो इम्यून सिस्टम की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। Symptoms of AIDS. Opportunistic infections are common in people with AIDS. These infections affect nearly every organ system. Opportunistic infection होते हैं यानी जो नॉर्मल फ्लोरा होती है वो opportunistic हो जाती है क्योंकि इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसकी वजह से हमारे बॉडी के जो जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो सारे उस सब में इन्फेक्शन हो जाता है। Additionally, people with AIDS have systemic symptoms of infection like fever, sweat, particularly at night,
swallowing gland, chill, weakness and weight loss। इसके साथ साथ क्या होता है, जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनको फीवर होती है, नाइट स्वेटिंग होती है, उनके ग्लैंड स्वालो होते हैं, उनको चिल्स आती है, वीकनेस महसूस होती है और उनका वेट जो है वो लॉस हो जाता है। द स्पेसिफिक opportunistic infection that aid patient develop depend in part of the prevalence of these infection and in geographic area in which the patient live। अब ये जो हमने कहा कि opportunistic infection कॉमन होती है पीपल्स में, तो ये उनका जो रहन सहन का जो उनका इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। अब एक एड्स का पेशेंट है जो कि बिल्कुल हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रहता है, बिल्कुल हाइजीन है, किसी भी तरीके से उसको जो है कोई बैक्टीरिया वगैरह इन चीज़ों से एक्सपोजर उसकी नहीं है, तो उसमें इतनी ज़्यादा इंसिडेंस नहीं होगी इस केस के बनस्बत उन पेशेंट्स के, एड्स के उन पेशेंट के जो कि पुअर इन्वायरमेंट में लीव करते हैं, तो उनको ज़्यादा जो है इन्फेक्शन, ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और दूसरे इन्फेक्शंस होंगे बनस्बत जो हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं उन लोगों के। एड्स के यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाए गए हैं कि अगर एड्स हो तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में इंसेफेलाइटिस हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकती है। इंसेफेलाइटिस यानी ब्रेन में इन्फ्लेमेशन और मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन, आइज़ में रेटिनाइटिस हो सकती है, रेटिना में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। लंग्स का अगर देखें तो न्यूमोसिस्टिक निमोनिया यानी जो फंगल इन्फेक्शन है लंग्स की, ये हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, ट्यूमर हो सकती है, स्किन ट्यूमर्स हो सकते, स्किन में ट्यूमर्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल देखिए तो एजोफेजाइटिस, एजोफेगस में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, क्रोनिक डायरिया हो सकती है, ट्यूमर्स हो सकते हैं। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, अब ऐसे ड्रग्स भी है जो कि इसको ट्रीट करती है, HIV को ट्रीट करने के लिए ये बनाए गए हुए हैं। उनमें स्टूडेंट्स एक है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स और दूसरा है नॉन न्यूक्लियोसाइड ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स और तीसरा क्लास है प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ये हमने स्टूडेंट्स जो एंटीवायरल ड्रग्स है फार्माकोलॉजी में उसमें भी डिटेल से पढ़ा था। अब भी आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं जिन्हें हम NRTIs कहते हैं, ये इनका मैकेनिज़्म हम अब ये दो क्लास है ना एंटीवायरल ड्रग्स के, एक को हम कहते हैं NRTIs यानी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, दूसरे को हम कहते हैं NNRTIs नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। तो इनमें फ़र्क ये होता है कि ये जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है ये न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाके टी सेल्स की मिमिक करते हैं, यानी एज ए टी सेल एक्ट करते हैं, जाके जो टी सेल की DNA होती है उसमें इंटीग्रेट कर जाते हैं, टी सेल के अंदर इंटीग्रेट कर जाते हैं, उनके DNA में जाके DNA यानी उनके DNA के अंदर जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं उनमें दाखिल होते हैं, वहाँ जाके जो वायरल DNA की प्रोटीन्स बनते हैं उनको प्रोटीन बंचने की जो प्रोसेस है, जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो ज़िम्मेदार एंजाइम होता है, रिस्पॉन्सिबल एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसको इनहिबिट कर देते हैं। जब इसको इनहिबिट कर देते हैं तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाती है, तो यहाँ पे जो DNA के अंदर जो प्रोटीन की फॉर्मेशन थी वो स्टॉप हो जाती है। जब स्टॉप हो जाती है तो फिर जो है आगे का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। अब जो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है ये सेल्स के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नहीं जाते, DNA के साथ ये क्या करते हैं इंटरफियर नहीं होते, बल्कि ये डायरेक्टली जो HIV की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, HIV की जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है डायरेक्टली उसके साथ बाइंडिंग हो जाते हैं और उनको उसकी एक्टिविटी से रोक देते हैं। तो इसलिए हम इनको नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोसाइड के साथ DNA के साथ अटैच नहीं होते, न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाते, डायरेक्टली जो HIV वायरस है उसका ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसके साथ डायरेक्टली एक्ट कर देते हैं। और दूसरे जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं, DNA के अंदर दाखिल होते हैं, वहाँ जाके वो जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसको रोक देते हैं। तो इसलिए इनको इस तरह क्लासिफाई किया गया है। अब जो NRTIs है उसमें एज ए टी ड्रग है जो कि फर्स्टली ये ड्रग जो है ये बनी थी HIV को ट्रीट करने के लिए, जिसको हम
ज़ीरोव्यूरिन कहते हैं या AZT ड्रग कहते हैं। और नॉन न्यूक्लियोसाइड ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स NNRTIs में वेराम्यून है जो कि ब्रांड नेम निवायरेपिन के नाम से आता है। और प्रोटीएस इनहिबिटर्स है जो कि प्रोटीएस जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन को रोक देते हैं, जिनमें नॉरवीर है जो कि रिटोनेविर के ब्रांड नेम से अवेलेबल है। अच्छा स्टूडेंट्स, एनोनिमस टेस्टिंग, अब इसके लिए टेस्ट जो है वो कुछ इस तरह टेस्ट होता है कि उसका कोई नेम वगैरह नहीं होता इसके लिए जो टेस्ट यूज़ होती है, यानी उनको उन टेस्ट के सैम्पल पे या टेस्ट का जो पेज होता है उसमें कोई नेम वगैरह नहीं होता, इसलिए इसको एनोनिमस टेस्टिंग कहा गया है, यानी एक गुमनाम जिसका नाम ना हो ऐसा टेस्टिंग। क्योंकि ये प्राइवेट रखा जाता है इस वजह से इसको ये नेम दिया गया है। नो नेम इज़ यूज, कोई नेम इसके लिए यूज़ नहीं होती इस टेस्ट के लिए। यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर यहाँ पे होता है जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें एनोनिमस लिखा होता है नेम की जगह, और यहाँ पे यूनिक नंबर होता है। रिज़ल्ट इशूड ओनली द टेस्ट रिसिपिएंट, जो टेस्ट रिसिपिएंट है रिज़ल्ट सिर्फ उसी को जो है इशू किए जाते हैं, इसके अलावा उसको प्राइवेट रखा जाता है, किसी और को इशू नहीं किए जाते। ये एक कॉन्फिडेंशियल टेस्टिंग होता है। कॉन्फिडेंशियल यानी इसको जो है राज में रख के टेस्टिंग करते हैं। पर्सन नेम इज़ रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद HIV रिज़ल्ट, पर्सन का जो नेम है और उसका HIV रिज़ल्ट है वो रिकॉर्ड में रहता है। नेम और पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो जो स्टेट डिपार्टमेंट है एंड द सेंटर ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल और प्रिवेंशन है उनको सेंड कर दिया जाता है, उनको भेज दिया जाता है, और ये रिकॉर्ड में रहती है इस पेशेंट का नाम और इसका जो पॉजिटिव रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट इशूड ओनली टू टेस्ट रिसिपिएंट, और जो रिज़ल्ट इशू होते हैं वो सिर्फ टेस्ट रिसिपिएंट को इशू होते हैं। अब टेस्टिंग के लिए सैम्पल्स हम कौन कौन से ले सकते हैं, तो ब्लड हम ले सकते हैं, ब्लड सैंपल ले सकते हैं, यूरिन सैंपल ले सकते हैं, और ओरल कैविटी से हम यहाँ पे ओरल म्यूकोज़ा में जो है ब्लड से कुछ फ्लूइड जो है वो आके ओरल जो म्यूकोज़ा लाइनिंग होती है यहाँ पे जमा हो चुकी होती है, तो उनको निकाला जाता है सिरिंज के थ्रू और उससे जो है टेस्ट किया जाता है, तो इसलिए ओरल लिखा गया है। ब्लड डिटेक्शन टेस्ट, अब ब्लड से कौन कौन से टेस्ट जो है उनके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे या एंजाइम लिंक इम्यूनो ऐसे एलाइज़ा टेस्ट जो है एलाइज़ा कर सकते हैं हम, एलाइज़ा के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। ये एक टेस्ट का नेम है। रेडियो इम्यूनो रिसिपिटेशन ऐसे, इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी ऐसे भी कहते हैं हम इस टेस्ट को। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR है। वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मिटी टेस्ट है। तो ये आप लोगों ने ये टेस्ट के नेम याद रखने हैं स्टूडेंट्स के। ये ऐसे टेस्ट है जिनके थ्रू ब्लड से HIV को डिटेक्ट किया जाता है। यूरिन टेस्टिंग से भी HIV को डिटेक्ट किया जा सकता है। यूरिन वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से हम कहते हैं एज सेंसिटिव एज टेस्टिंग ब्लड। ये इसी तरह जिस तरह से ब्लड की जो टेस्ट है वो सेंसिटिव है, इसी तरह ये भी एक सेंसिटिव टेस्ट होती है। सेफ़ वे टू स्क्रीन फॉर HIV, एक सेफ़ वे है HIV को स्क्रीन करने के लिए। कैन काज फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट इन सर्टेन पीपल एट हाई रिस्क फॉर HIV, जो लोग हाई रिस्क फॉर HIV के लिए हाई रिस्क पे होते हैं तो कभी कभार उनमें फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाता है, जिसको बाद में कुछ और टेस्ट के थ्रू जब कंफर्म किया जाता है तो वो फिर नेगेटिव आता है। ओरल टेस्टिंग है। ओरल टेस्टिंग में ऑरेश्योर जो है स्टूडेंट्स, ये एक ऑरेश्योर एक टेस्ट होता है, ये किया जाता है द ओनली अप्रूव्ड HIV एंटीबॉडी। यहाँ से HIV एंटीबॉडी जो है उनको पता उनका लगाया जाता है। ये भी जैसा कि ब्लड टेस्टिंग एक्यूरेट है उसी तरह ये भी एक्यूरेट होती है। इससे क्या किया जाता है, ड्रा ब्लड डिराइव फ्राम फ्लूइड फ्राम द गम टिश्यू, जो गम टिश्यू होते हैं वहाँ पे जो है ब्लड डिराइव फ्लूइड आता है, उस फ्लूइड को ड्रा किया जाता है और इसकी टेस्टिंग की जाती है। और ये एक कोई ओरल यानी स्लाइवा टेस्ट नहीं होती, ये ब्लड डिराइव टिश्यू को निकाला जाता है गम से, उसके थ्रू टेस्ट किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 4 ways टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, कुछ ऐसे वेज़ है जिनके थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सकता है HIV से। वो कौन से वेज़ है? सबसे पहला है एब्स्टिनेंस का मतलब ये है कि परहेज़गारी।
सही तरीके से अगर ख्याल किया जाए, परहेज़गारी की जाए तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मोनोगेमस रिलेशनशिप यानी कोई सेक्सुअल जो रिलेशनशिप हो वो सिर्फ़ एक ही पार्टनर हो, तो इसके थ्रू जो है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। स्टेराइल नीडल यूज़ करने के थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एब्स्टिनेंस यानी परहेज़ी, इट इज़ द ओनली 100% इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ नॉट एक्वायरिंग HIV एड्स। ये 100% इफ़ेक्टिव मेथड है जिसके थ्रू HIV और एड्स जो है ये इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। रिफ्रेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल कंटेक्ट ओरल, एनल और वेजिनल, जो सेक्सुअल कंटेक्ट्स होती है उनसे अगर रिफ्रेन किया जाए यानी इनकार किया जाए तो इसके थ्रू जो है हम जो HIV होता है, HIV या एड्स होती है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। रिफ्रेनिंग फ्राम इंट्रावेनस ड्रग यूज़, जो इंट्रावेनस ड्रग यूज़ होती है, ख़ास करके ये जो ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं, तो ये अगर इस चीज़ से रिफ्रेन करे, इससे हट जाए तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं एड्स को। मोनोगेमस रिलेशनशिप, a mutually monogamous relationship, only one sex partner relationship with a person who is not infected with HIV। सिर्फ एक ही सेक्सुअल पार्टनर हो, मोनोगेमस पार्टनर उसे कहते हैं, उसके साथ अगर रिलेशनशिप हो और उसको अगर HIV ना हो, HIV से वो इन्फेक्ट ना हो, तो फिर इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। HIV testing before intercourse is necessary to prove your partner is not infected। अब जो टेस्टिंग होता है, HIV टेस्टिंग होता है सेक्सुअल कंटेक्ट से पहले, अगर HIV टेस्टिंग की जाए तो सिर्फ यही एक तरीका होता है जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि जो पार्टनर है वो HIV से इन्फेक्टेड नहीं है। Protected sex, use condoms फीमेल और मेल एवरी टाइम यू हैव सेक्स। अगर प्रोटेक्ट सेक्स किया जाए, कॉन्डोम्स यूज़ किए जाए तो उसके थ्रू ये जो कंडीशन है एड्स की, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑलवेज यूज़ लेटेक्स और पॉली यूरेथेन कॉन्डोम, नॉट नेचुरल स्किन कॉन्डोम। स्टूडेंट्स, जो लेटेक्स कॉन्डोम होती है, जो लेटेक्स एक प्लांट होता है, रबर ट्री जिसे हम कहते हैं, जिससे लेटेक्स जो है वो निकल आती है और उससे मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें जो है वो बनाए जाते हैं, तो उसका बना हुआ पॉलीयूरेथेन भी हम कह सकते हैं, वो भी एक जो है उनका जो बना हुआ कॉन्डोम होता है उसे यूज़ करना चाहिए। जो नेचुरल स्किन वाले कॉन्डोम्स होते हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन से, इस तरीके इन प्रोटेक्टेड मेयर्स को अगर अपनाया जाए तो इस किस्म के जो डेंजरस डिजीज़ है एड्स, इसको ट्रीट किया जा सकता है, यानी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। स्टेराइल नीडल्स यूज़ किए जाए। इफ़ अ नीडल और सिरिंज इज़ शेयर्ड इट मस्ट बी डिसइंफेक्टेड। पहली बात तो ये है कि सिरिंज और नीडल को शेयर करना ही नहीं चाहिए। अगर फिर भी शेयर हो, किसी जो है ऐसी कंडीशन हो जिसमें ज़रूरी है शेयर करना, तो उस टाइम सबसे पहले इसको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। फिल द सिरिंज विथ अनडाइल्यूटेड ब्लीच एंड वेट एट लीस्ट 30 सेकेंड। अनडाइल्यूटेड ब्लीच जो है उसको सिरिंज में डाला जाए और एटलीस्ट 30 सेकेंड तक वेट किया जाए। थ्रोली रिंस विद वाटर, फिर वाटर के थ्रू उसको रिंस किया जाए तो इससे डिसइंफेक्टेड हो सकती है एक सिरिंज। प्री टेस्ट काउंसलिंग, जब टेस्ट से पहले प्री टेस्ट भी अगर काउंसल किया जाए तो किस तरीके से हम काउंसल करेंगे पेशेंट को। हम ट्रांसमिशन के बारे में बताएंगे, HIV के प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे, रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताएंगे। इसकी जो वॉलंटरी और कॉन्फिडेंशियल टेस्टिंग होती है, इसको पेशेंट को समझाएंगे कि जो टेस्टिंग होती है उस पर कंट्रोल होता है, यानी वॉलंटरी होती है और वो कॉन्फिडेंशियल होती है, किसी के सामने जो है वो बताई नहीं जाती। ये हम पेशेंट को समझाएंगे। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव टेस्ट रिज़ल्ट, और पॉजिटिव टेस्ट रिज़ल्ट अगर आ गए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि सिर्फ आपको ये शो किए जाएगा, ये हम बताएंगे पेशेंट को। पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग, टेस्ट के बाद किस तरीके से काउंसल करेंगे। क्लियरिफाइज टेस्ट रिज़ल्ट, टेस्ट के जो रिज़ल्ट है वो क्लियर करेंगे पेशेंट को। एडिशनल टेस्टिंग जो है उसकी अगर नीड है तो वो बताएंगे और सेफ़ बिहेवियर जो है उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे और रिज़ल्ट जो है वो रिलीज़ करेंगे।
नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकती है HIV और एड्स के पेशेंट के लिए? सबसे पहले कंप्लायंस को मेंटेन करना, गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग द क्लाइंट विच रिजल्ट टू द क्लाइंट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट प्रिवेंशन एंड रिकमेंडेशन। पेशेंट को इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इस तरह मशवरा देना कि इसके रिज़ल्ट में क्लाइंट जो है वो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर सके, सक्सेसफुल प्रिवेंशन कर सके, और जो उसको रिकमेंड किए गए हैं, जो उसको ड्रग्स वगैरह प्रिस्क्राइब किए गए हैं, वो सही तरीके से उनको यूज़ कर सके। काउंसलिंग, एजुकेशन, गिविंग इंस्ट्रक्शन अबाउट द ट्रीटमेंट के बारे में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसकी जो डिसमिनेट यानी इसकी जो फैलाव है उसके बारे में हम पेशेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके जिसको जो दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, STDs, उनको अवॉइड करने के लिए हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, और जो HIV और एड्स से रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं वो हम पेशेंट के साथ शेयर करेंगे। कंटेक्ट ट्रेसिंग और द प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट आर पार्टनर। अब अगर HIV पॉजिटिव है तो हम उसके लिए ट्रेस करेंगे कि इसकी ऐसी कोई ट्रीटमेंट तो नहीं की गई थी जिसकी वजह से इसको HIV लगी है, या इसका पार्टनर जो है उसको भी ट्रेस करके उसकी भी टेस्टिंग करेंगे कि जिससे पता चले कि उसको भी एड्स तो नहीं है। और कॉन्डोम्स, प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स, गिविंग इंस्ट्रक्शन अबाउट इट्स यूज़ एंड गिविंग अवेलेबल कॉन्डोम्स के यूज़ के बारे में बताएंगे। जो लेटेक्स कॉन्डोम्स होती है उनका बताएंगे, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा जो अगर अवेलेबल एड्स को प्रिवेंट करने के लिए जो सही टाइप ऑफ कॉन्डोम्स जो है लेटेक्स के बने हुए, या जो दूसरे बताया गया था कि एक और वो लेटेक्स और इसके अलावा एक और थी उसका बताया था कि वो यूज़ करना है। तो इनका हम अगर अवेलेबल हो एक प्रैक्टिशनर के साथ तो उसको प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये रेफरेंस है। आप लोग अगर इस चैप्टर को आप लोग यहाँ तक जो हमने HIV पढ़ा इसको आप डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो इन रेफरेंस के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ तक ये हमारा लेक्चर था HIV एड्स से रिलेटेड, ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। और इसके बाद हमारा जो लेक्चर होगा वो इसका एक और लेक्चर 3 है जिसमें HIV के फेजेज़ है, एक शॉर्ट सी लेक्चर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अगर आप लोगों का इसमें कोई क्वेश्चन है, किसी एरिया पे कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।